नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ और देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। इस वक्त बड़ी खबरें आपको देते हैं और सबसे पहले बात उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम से सोमवार को द्वारिका एक्सप्रेसवे समेत 16 राज्यों के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है और इससे पहले प्रधानमंत्री ने द्वारिका एक्सप्रेसवे का भी निरीक्षण किया। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीएम मोदी का रोड शो और एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। तो साफ तौर पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री इस मौके पर नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। 4087 करोड़ रुपए की लागत से तैयार द्वारिका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और NH 48 पर ट्रैफिक का दबाव भी अब इससे कम होगा। पीएम ने 4890 करोड़ की लागत से बनने वाले शामली अंबाला नेशनल हाईवे के पैकेज 1, 2, 3 की भी आधारशिला इस मौके पर रखी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं द्वारिका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। अगली बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बस में करंट उतरने से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बस में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। कोपागंज से घोसी जा रही थी ये पूरी बस, जहां पर करंट बस में लगने से ये जो घटना सामने आ रही है, 6 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है। बड़ा हादसा, 20 से ज्यादा लोग इस बस में सवार थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। कोपागंज से घोसी की तरफ यह बस जा रही थी, जहां पर यह पूरी घटना सामने निकल कर आई। बस में अचानक से करंट उतर जाता है, 6 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग इस बस में उस वक्त सवार होते हैं जब ये पूरा हादसा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां पर करंट उतरने से बस में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं 20 से ज्यादा लोग उस वक्त बस में सवार थे। अमरेंद्र प्रताप सिंह ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, ये बस में अचानक से करंट उतरने की क्या खबर सामने आ रही है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है? अचानक से करंट बस में कैसे आ जाता है? देखिए, ये गाजीपुर का मामला है और बस जो है वो कोपागंज से घोसी की रास्ते में जा रही थी। कोपागंज से घोसी के रास्ते में बस थी और कहा जा रहा है कि तार बिजली के जो थे उनको नीचे वो लटक चुके थे धीरे धीरे करके, और ये बस जब निकली है तो बिजली के तार बस से टच हो गए हैं और अचानक बस में करंट हो गया और करंट के बाद बस में अचानक ये हादसा हुआ है। धुआं और आग की पोजीशन बनी और अभी पूरी तरह स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अमरेंद्र, आप जरा लगातार बने रहिए, जरा मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं और इसकी डिटेल आप दर्शकों को हम दे देते हैं। इसी बस की बात हो रही है जहां धू-धू करके ये काला धुआं आप देख पा रहे हैं और बस की इसी चपेट में, हाई टेंशन वायर की चपेट में आ जाती है ये बस, जहां पर 20 से ज्यादा लोग सवार होते हैं। और अमरेंद्र जैसा कि जानकारी भी दे रहे थे, इसमें 6 लोगों की जान चली गई। अमरेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। अमरेंद्र, बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार 6 लोगों की जान इसमें गई है। हालांकि हादसा बड़ा है और जाने भी जा सकती हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इसमें और ज्यादा लोगों के हताहत होने की, ज्यादा लोगों की जान जाने की दुखद खबर भी आ सकती है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से संख्या को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कितनी जानें पुलिस बस हादसे में गई हैं। हाँ, ऐसा जरूर बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि 20 से 25 लोग तक या 30 लोग इस बस में सवार थे। अब क्योंकि बस में करंट दौड़ा तो करंट में बस झुलसी, बस में बैठे हुए लोग झुलसे, तो कितने लोग जो हैं उनको तत्काल जो है वो काल के गाल में समाना पड़ा और कितने लोग अभी हताहत होंगे जिनको इलाज के दौरान ईश्वर करे वो बच जाएं। लेकिन अगर और भी संख्या बढ़ती है हताहतों की और भी जाने जाती हैं तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि घटना बहुत दुखद और बहुत हृदय विदारक और बहुत बड़ी है। अमरेंद्र, जैसा कि जानकारी लगातार दे रहे हैं, एक बार जरा फुल स्क्रीन पर इस वीडियो को दिखाइए, ये विजुअल, क्योंकि इस वक्त वाकई दिल दहला देने वाले विजुअल हैं, जहां पर बस में आग लग जाती है हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये वही बस है जो शादी के लिए जा रही थी, लौट रही थी, और अचानक से हाई टेंशन वायर की चपेट में आते ही ये बस कुछ ही सेकंड में धू-धू करके जलने लग जाती है और आग इतनी तीव्र कि लोगों को उतरने का समय नहीं मिलता। जो फौरी तौर पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है, गाजीपुर का यह पूरा हादसा बताया जा रहा है। फौरी तौर पर जो जानकारी निकल रही है, 6 लोग ऑन द स्पॉट इसमें जलकर उनकी मौत हो जाती है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं।
दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपते भी नजर आए। इस कार्यक्रम में नमो ड्रोन दीदी योजना की लाभार्थी महिलाएं कृषि ड्रोन का प्रदर्शन भी इस मौके पर किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रोन दीदी को सम्मानित करते हुए इस कार्यक्रम में साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे। 1000 नमो ड्रोन दीदियों का इसमें ड्रोन सौंपे गए हैं और इस कार्यक्रम में नमो ड्रोन दीदी योजना की लाभार्थी महिलाओं को कृषि ड्रोन का प्रदर्शन भी दिखाया गया। हर्ष से स्वागत करेंगे हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए बीजेपी के 7 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है और इसी साथ एनडीए सहयोगी दलों के भी 3 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। सभी प्रत्याशियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पर्चा दाखिल किया। दरअसल विधान परिषद में पर्चा दाखिल करने वालों प्रत्याशियों से बातचीत की है हमारे लखनऊ प्रमुख संवाददाता पंकज तिवारी ने। वो सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने पर्चा दाखिल करते हुए कहा है। डॉक्टर महेंद्र नाथ सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, नामांकन किया है, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का सबका आभार व्यक्त करता हूं। संख्या बल के अनुसार क्या 7 प्रत्याशी सभी लोग जीतेंगे, सभी। तो ये थे महेंद्र सिंह, जिनका कहना था कि जो संगठन के जो लोग हैं, अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका सबका आभार प्रकट करते हैं और संख्या बल के अनुसार सभी 7 बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से भी एक प्रत्याशी का नामांकन हुआ है, क्या कहें? देखिए, एनडीए में हम लोग शामिल हैं। सभी पार्टियों को जो सहयोगी दल ने 1-1 सीट मिली है, उसी में सुभाषपा को भी 1 सीट मिली है। तो उसी में हमारी पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष रहे, मंडल अध्यक्ष रहे, आज प्रदेश अध्यक्ष हैं बिच्छेलाल राजभर, आज उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और नॉमिनेशन भी हो गया है। 7 प्रत्याशी भाजपा के हैं और 3 घटक दल के, 10 प्रत्याशी हैं। संख्या बल को देखा जाए तो क्या लग रहा है आपको? सब लोग जीतेंगे, सभी लोग जीतेंगे महाराज, लड़ाई कहाँ है। देखा जाए तो निचले सदन में भी और उच्च सदन में भी दोनों जगह कहीं ना कहीं सुभाषपा की उपस्थिति अब होने जा रही है। जो आप पिछड़ों की और शोषितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे थे, अब कहीं ना कहीं उसमें एक और धार भी मिलेगी और इससे धार मिलेगी कि हमारी कोशिश जो हो रही है, जो वंचित शोषित लोग हैं उनको जमीन से उठा करके सदन तक पहुंचाना, और हम काम में लगे हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ 3 लोग यहाँ हैं, 2 लोग नहीं हैं। माननीय बेदीराम जी विधायक, माननीय हंसूराम जी विधायक, माननीय दूधराम जी विधायक, ये लोग वो लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं दिया होता तो हम सब लोग यहाँ नहीं होते। संविधान के बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो संविधान की बात को लोगों को बताया जाता है कि जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है उसके लिए लड़ो, आप लोग संघर्ष करो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए लड़ो। तो लोग तैयार हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में 80 पार और देश में 400 पार का नारा बीजेपी पहले से ही लगा रही है। एनडीए किस हिसाब से, किस रोड मैप पर काम करने जा रही है? हम लोग अनवरत काम में लगे हैं, धरातल पे ग्रास रूट से काम हो रहा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतेंगे और देश में 400 प्लस का जो नारा है वो भी साकार होगा। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिनका कहना था कि सुभाषपा जमीनी स्तर पे अपनी लड़ाई के लिए उतर चुकी है। अब की बार यूपी में 80 सीट जो है वो बीजेपी और गठबंधन का नेतृत्व जीतेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। आशीष पटेल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, नामांकन हो चुका है, बीजेपी के 7 कैंडिडेट और बाकी सहयोगी दल के 3 कैंडिडेटों ने नामांकन किया है, आपने भी नामांकन किया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी, भाजपा का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार समन्वय से सभी 10 एनडीए के प्रत्याशियों को लड़ाया है और वो सभी 10 जीत करके आ रहे हैं।
उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। क्या पूरा विश्वास है संख्या बल के अनुसार 10 लोग जीत जाएंगे? निश्चित तौर पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। अगर चुनाव होता है तो आपको उसका नमूना देखने को। कि आप सरकार में मंत्री भी हैं, सहयोगी दल में भी हैं। बीजेपी जिस तरह से यूपी में मिशन 80 को लेकर के चल रही है और अब की बार लोकसभा में 400 पार का नारा है, इसको किस हिसाब से आप लोग पूरा करेंगे? बिल्कुल 80 के 80 हम लोग जीत रहे हैं, 400 पार होगा निश्चित तौर पे। तो ये थे आशीष पटेल जी, जिनका कहना था कि अब की बार 80 की 80 सीट यूपी में बीजेपी जीतेगी। सहयोगी दल जो भी हैं वो उसमें पूरी लगन के साथ काम करेंगे और साथ ही साथ जो अब की बार 400 पार का नारा है ये भी साकार होगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। विजय बहादुर पाठक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, नामांकन आपने कर लिया है, एनडीए के कुल 10 प्रत्याशी हैं। नामांकन के बाद सबसे पहला रिएक्शन आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित हुआ हूँ। कार्यकर्ता के नाते मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो सबसे पहले तो मैं पार्टी नेतृत्व को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी को, देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो उसमें निर्णय में सहभागी रहे, उनको आभार देता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से मुझे विधान परिषद भेजने का फैसला किया। पार्टी ने विश्वास आपके ऊपर भी जताया है, बाकी जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनके ऊपर भी विश्वास है और लगभग सभी दलों से एक प्रत्याशियों का नाम सामने आया है। 10 प्रत्याशी हो रहे हैं। क्या लग रहा है संख्या पर अगर जो देखा जाए तो 10 प्रत्याशी विजयी होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई जीत में कोई कठिनाई है। एक उसकी नामांकन की अंतिम तिथि है, अभी 3 बजे तक स्पष्ट भी हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, चूंकि ये एक जिम्मेदारी मिली हुई है, इसके बाद और भी आगे जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, क्योंकि जो बीजेपी मिशन 80 लेकर के चल रही है और आगे जो है कि बीजेपी का नारा है कि पूरे देश में बीजेपी अब की बार बीजेपी 400 पार, तो कैसे? कार्यकर्ता के नाते मेरे पास पहले से भी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ का काम है, मध्य प्रदेश का काम है, उत्तर प्रदेश का काम है, तो संगठन के कार्यकर्ता के तो मेरे पास काम ही है, मैं उस काम को कर रहा हूँ। 400 पार होगा निश्चित तौर पर, जनता कर रही 400 के पार। और कल आपने देखा नहीं, आजमगढ़ के में कितना जन सैलाब उमड़ा था। लोग मोदी जी को धन्यवाद दे रहे थे, मोदी जी को आभार व्यक्त करते, चिल्ला रहे थे। अब की बार 400 पार। तो ये थे विजय बहादुर पाठक जी, जिनका कहना था कि अब की बार 400 पार जो नारा है बीजेपी का, ये जनता का विश्वास है और जनता भी अब कह रही है कि अब की बार 400 पार। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। बीजेपी प्रत्याशी अशोक कटारिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, नामांकन आपने कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति और अपने प्रादेशिक नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता अनुभव करता हूं। और देश का सौभाग्य है कि देश के गौरव नरेंद्र मोदी जी आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने गरीब कल्याण के लिए हिंदुस्तान के खजाने का मुंह खोल रखा है। जब से वो प्रधानमंत्री बने, वो गरीबी से आए हैं, उन्होंने गरीबों का दर्द जानते हैं। वो महिलाओं के लिए काम कर रहे हो, युवाओं के लिए काम कर रहे हो, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान को सर्वशक्तिशाली बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के 7 प्रत्याशी हैं और एनडीए घटक दल के भी 3 प्रत्याशी हैं, 10 प्रत्याशी हैं। संख्या बल क्या कह रहा है? देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे 10 के 10 लोग इसमें निर्वाचित होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। और विधान परिषद में हमारा बहुमत है, विधानसभा में हमारा बहुमत है और हमारी डबल इंजन की सरकार है। और मैं मानता हूं कि ये जनता ने संकल्प लिया है कि मोदी जी को फिर से भारी बहुमत से लेकर आना है। जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर बढ़ती जा रही हैं। यूपी में देखा जाए तो बीजेपी मिशन 80 को लेकर चल रही है, जबकि बीजेपी के सीधे तौर पे कहना कि अब की बार 400 पार। देखिए, अब की बार 400 पार ये जनता का जन संकल्प है और मोदी जी का और जनता का सीधा कनेक्ट है। उनके बीच में कोई दूसरा नहीं है। मोदी जी को ये हिंदुस्तान का जनगण मन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्यार करता है। वो जानता है कि उनके शक्तिशाली हाथों में भारत मजबूत रहेगा। बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे अशोक कटारिया जी, जिनका कहना था कि संख्या बल के अनुसार भी बीजेपी के जो 10 प्रत्याशी हैं एनडीए घटक दल को मिलाकर वो विजयी होंगे और आने वाले वक्त में मिशन 80 भी सफल होगा। और इस बार 400 पार के जो बीजेपी का जो नारा है वो जनता का कहीं ना कहीं संकल्प है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। सुभाषपा प्रत्याशी विच्छेलाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, नामांकन आपने कर दिया है, सबको मौका बीजेपी ने दिया है, जितने भी घटक दल हैं सबकी तरफ से एक एक जो है कि प्रत्याशी है और सुभाषपा की तरफ से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वर्तमान मंत्री, जो आज हमारे जैसे कार्यकर्ता को यह विधानसभा परिषद का
पद देके एक विश्वास जताया है कार्यकर्ताओं में कि आने वाले समय में जो कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करेगा वो पार्टी के शीर्ष पद पर जाएगा। वह लड़ाई जो माननीय नेताजी की है, चाहे पिछड़ों की हो, दलितों की हो, चाहे शिक्षा के सवाल पर हो, चाहे बिजली के माफ़ी के सवाल पर है, तमाम जितनी पार्टी के इशू है उसको लागू कराने के लिए हमारे जैसे कार्यकर्ता सदन में इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। उच्च सदन में आप बैठेंगे, तमाम जो है कि शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जो ओम प्रकाश राजभर जो उद्देश्य लेकर के चलते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसका भी दायित्व होगा। इस चुनाव में जो है कि 7 प्रत्याशी भाजपा के हैं और सहयोगी दलों के 3 प्रत्याशी है। संख्या बल को देखा जाए तो क्या लग रहा है आपको कि 10 प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे? 100% जीत हासिल करेंगे, 100% 10 जीतेंगे। बीजेपी कह रही कि अब की बार लोकसभा में 400 पार, तो आप लोग भी सहयोगी दल हैं, तो उस 400 पार के लिए क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं, क्या लग रहा है? हम 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीतने का काम करेंगे और पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे सुभाषपा प्रत्याशी जिनका सीधे तौर पे कहना था कि सुभाषपा की तरफ से उनको अगर जो प्रत्याशी बनाया गया है तो एक सीधा मैसेज है कि पार्टी के लिए जो बेहतर काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको सुभाषपा जरूर मौका देगी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ। RLD प्रत्याशी योगेश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, नामांकन आपने कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय जयंत चौधरी जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, और सबसे ज़्यादा आभार मैं राष्ट्रीय लोकदल के 9 रत्नों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, 9 विधायकों का, जिनकी वजह से संभव हो पाया। और बीजेपी के विधायक जिन्होंने मुझे प्रस्तावक बने, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और 80 सीटें गठबंधन को मिली है, 80 की 80 सीटों में हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे और 80 सीटों को जिताने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश। भाजपा के 7 प्रत्याशी हैं और बाकी जो घटक दल हैं उनके भी प्रत्याशी हैं। आप भी RLD से आते हैं, जो संख्या बल है उसको देखते हुए क्या कहेंगे? ये जो 10 प्रत्याशी हैं गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के, जीत हासिल करेंगे? बड़ी आसानी से जीत हासिल करेंगे। संख्या बल हमारे पास पूरी है और मुझे नहीं लगता ऐसी स्थिति में कोई चुनाव की जरूरत पड़ेगी। संख्या बल बड़ी। एनडीए गठबंधन में आ गए हैं और बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार, कितनी मेहनत होगी? अब की बार 400 पार के नारे को साकार बनाने के लिए हम ईमानदारी से, पूरे विधायक, हम और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और एक एक कार्यकर्ता मेहनत करेगा और इस सपने को साकार करेंगे। ये थे योगेश चौधरी जी, इनका कहना था कि जो अब की बार 400 पार का नारा है उसके लिए RLD का एक एक कार्यकर्ता भी मेहनत करेगा और इस नामांकन के लिए सभी को आभार व्यक्त। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ। अगली खबर है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन किए हैं और इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अयोध्या की पावन धरती, सरयू नदी और हम सब की आस्था, विश्वास और चेतना जागृत करने वाली इस धरती पर भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान राम का जीवन, उनके आदर्श आज हमें लोकतंत्र में उन आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देते हैं जिसे भगवान राम हमेशा से बढ़ाते और बताते आए हैं। अयोध्या की ये पावन धरती, पावन नगरी, सरयू नदी और हम सबकी आस्था, विश्वास और हम सब में चेतना जागृत करने वाली इस धरती पर आज प्रभु श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। प्रभु श्री राम की ये धरती हम सबके लिए अद्भुत अलौकिक है, जो हम सबको आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। भगवान राम का जीवन, उनके आदर्श, उनके मूल्य आज लोकतंत्र के अंदर हमें उन आदर्शों पे चलने के लिए प्रेरणा देते हैं और इसीलिए जब इस धरती पर आते हैं तो नई ऊर्जा मिलती है, नई चेतना मिलती है और देश और राष्ट्र के काम करने के लिए नए संकल्प होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करके आए और अपनी बात रख रहे थे। अगली खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान के चूरू में बीजेपी सांसद राहुल कासवान कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में राहुल कासवान कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। आपको बता दें कि चूरू लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद से ही
राहुल कासवान बीजेपी से नाराज चल रहे थे और 11 मार्च को उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपते हुए लिखा कि समस्त भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे 10 वर्षों तक चुरू लोकसभा परिवार की सेवा करने का अवसर दिया। और अब इसके बाद बीजेपी का छोड़ अब कांग्रेस का दामन थाम लिया। हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर शामिल किया है, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष्य पे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था। लोकसभा चुनाव में सीटें न मिलने की वजह से हर पार्टी में आजकल यही दौर देखने को मिल रहा है, जिसको सीट जहां से चाहता है नहीं मिलती तो वो पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी का दामन थाम लेता है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। इस पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि एसबीआई की विश्वसनीयता कम हो गई है। एसबीआई एक दिन में सूची जमा कर सकता है, लेकिन उसने 6 महीने मांग लिए हैं। इससे संदेह पैदा होता है कि एसबीआई किसकी सलाह पर समय की मांग कर रही है। यह चुनावी बॉन्ड एक घोटाला है और यह किसी दिन उजागर जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि एसबीआई को कल तक रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए हैं। अगली खबर है, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम कर मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो इसमें वो गारंटी भी थी कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि चुनाव होने के बाद इसकी समीक्षा करेंगे। अब तो 3 महीने हो गए हैं, अभी तक समीक्षा क्यों नहीं हो पाई, यह आरोप प्रधानमंत्री पर लगाते हुए अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, नजर आए। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं, जहां राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए हैं और इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुझे आज यहां अयोध्या शहर पहुंचकर खुशी हो रही है। यह सुखद है कि हम भव्य और दिव्य मंदिर में दर्शन कर पाए हैं। हो गया, मन आज प्रसन्न हो गया। इस अयोध्या नगरी में आकर के मन प्रसन्न हुआ है कि इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे, रामलला के तो टेंट में किए थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में कर पाएंगे। बिहार के पूर्व सीएम और राजद नेता राबड़ी देवी ने एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष और उनके पति लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। लालू प्रसाद यादव विक्ट्री साइन दिखाते हुए इस मौके पर नजर भी आए हैं। तो अब राबड़ी देवी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं बिहार की, अब एमएलसी चुनाव के लिए उन्होंने नामांकन किया है और इस मौके पर उनके पति लालू प्रसाद यादव, पार्टी सुप्रीमो हैं, वो भी मौजूद रहे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे TV27।